नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। साथियों, आज हम आपको गुजरात के अंदर जो 2002 के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर जो दंगे हुए थे उनके बारे में हम आपको सब कुछ पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से क्लियर कर देने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए दोस्तों। ठीक है, देखिए क्या हुआ था 2002 को गुजरात के अंदर। जब गुजरात के अंदर 2002 में दंगे हुए थे, उस वक्त गुजरात के जो मुख्यमंत्री जो थे वो श्री नरेंद्र मोदी जी थे, जो अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। अभी एक जो ब्रिटेन का जो समाचार पत्र है BBC, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री निकाली है 2002 के दंगों के ऊपर जो गुजरात में हुए थे, और उसमें दंगों का मुख्य कारण प्रधानमंत्री मोदी जी को बताया। ठीक है दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा उत्सुकता होगी कि 2002 के अंदर क्या हुआ था गुजरात में, जो इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब ये फैल रहा है। ठीक है, मैं आपको सब कुछ क्लियर कर देने वाला हूँ। देखिए, ये जो मैं वेबसाइट है, ये गूगल से मैंने उठाई वेबसाइट, और मैं इसको पढ़ के सुनाने वाला हूँ आपको दोस्तों। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में आ जाए तो प्लीज़ हमारा मोटिवेट कर देना, हमको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, ताकि हमें हर एक ऐसी वीडियो आपके पास तक तुरंत पहुँचाते रहें। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हम आपको सब कुछ पढ़ के बताते हैं। देखिए, 27 फरवरी 2000 भारत के इतिहास का एक काला अध्याय है, जिसने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की भावना को आग लगा दी थी। इस घटना के बाद पूरा गुजरात सुलग उठा और सांप्रदायिक दंगे फैल गए, जिसमें 1200 से भी अधिक ज़्यादातर लोग ने जान गंवाई। उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर दंगों को रोकने के लिए जरूरी कार्रवाई नहीं करने के आरोप भी लगे, लेकिन बाद में सभी आरोपों से नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट भी मिली। ऐसे में आइए जानिए गोधरा कांड और उसके बाद गुजरात में भी भड़के दंगों की कहानी। ठीक है दोस्तों, देखिए अब यहाँ से शुरू होती है पूरी कहानी। 27 फरवरी पूरे देश के लिए तारीख ही नहीं, बल्कि इस तारीख का हमारे देश के अतीत से काला रिश्ता है। ये वो तारीख है जिस पर चढ़ी धूल की परत पर वक्त गुजरने के साथ साथ और मोटी होती चली गई। हमारे देश के मीडिया का एक बड़ा तबका आज खुद को बहुत ही जागरूक, निष्पक्ष और जिम्मेदार मानता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस तारीख में छुपी तकलीफ को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का समय शायद किसी भी न्यूज़ चैनल या अखबार को पिछले 20 वर्षों में नहीं मिला। हम गोधरा की बात कर रहे हैं, जहां 27 फरवरी 2002 को आधुनिक भारत के इतिहास का काला अध्याय लिखा गया था। इस दिन हमारे स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष देश में सुबह 7:43 पर गुजरात के गोधरा स्टेशन पर 23 पुरुष और 15 महिलाओं और 20 बच्चों सहित 58 लोग साबरमती एक्सप्रेस के कोच नंबर S6 में जिंदा जला दिए गए थे दोस्तों। ठीक है, एक ट्रेन थी जो मतलब आ रही थी गुजरात को गोधरा स्टेशन पर, उसमें इतने बच्चे जिंदा जला दिए गए थे दोस्तों। S6 उस डिब्बे का नाम था। ठीक है, उन लोगों को बचाने की कोशिश करने वाला एक व्यक्ति भी 2 दिन के बाद मौत की नींद सो गया था। ठीक है दोस्तों, और देखिए आगे, अयोध्या से वापस लौट रही थी श्रद्धाओं से भरी ट्रेन। दोस्तों, वो जो ट्रेन आ रही थी गुजरात के गोधरा स्टेशन पर, वो अयोध्या से लौट रही थी। अयोध्या वही जो यूपी के अंदर है अयोध्या। ठीक है, अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से फरवरी 2002 में पूर्णाहुति महायज्ञ का आयोजन किया गया था। देश के विभिन्न कोने में बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां गए थे। 25 फरवरी 2002 को अहमदाबाद जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में करीब 1700 तीर्थयात्री और कार सेवक सवार हुए थे। ट्रेन 27 फरवरी की सुबह 7:43 पर गोधरा स्टेशन पहुंची। जैसे ही ट्रेन रवाना होने लगी, चैन पुलिस की वजह से सिग्नल के पास ट्रेन रुक गई और फिर बड़ी संख्या में भीड़ ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया। ठीक है दोस्तों, अक्सर गुजरात दंगों की बात गोधरा कांड पर आकर रुक जाती है। यह दलील दी जाती है कि गुजरात दंगे गोधरा कांड में की गई क्रिया की प्रतिक्रिया थी, लेकिन कभी भी इन दोनों घटनाओं को न्याय की एक ही कसौटी पर रखकर नहीं तोला जा सकता। गोधरा कांड का इंसाफ आज भी अधूरा है, जिसमें 59 लोग की चीखें छिपी हैं, जिसकी गूंज आज तक किसी नेता के कानों तक नहीं पहुंची और ना ही मानवता की दुहाई देने वाले मीडिया को कभी सुनाई दी। मामले पर 2011 में निचली अदालत का फैसला भी आया, जिसमें 11 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई, जबकि 20 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन गोधरा कांड के ठीक एक दिन बाद से गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। ठीक है दोस्तों, देखिए वीडियो को पूरे देखना दोस्तों, ताकि सारी आपको डिटेल समझ में आ जाए। उसी दिन शाम को गुजरात के मुख्यमंत्री निवास पर बैठक हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी पर शामिल हुए। इस मीटिंग को लेकर पूर्व IPS संजीव भट्ट ने दावा किया था कि मोदी ने हिंदुओं की प्रतिक्रिया होने देने की बात कही थी, लेकिन SIT ने संजीव भट्ट के आरोपों को गलत माना और कहा कि वह 27 तारीख की उस मीटिंग में मौजूद ही नहीं थे। SIT ने कहा वह संजीव भट्ट तथ्यों को घुमा फिरा रहे हैं और मीडिया को बरगालने की साजिश रचकर न सिर्फ एमिकस क्यूरी राजू रामचंद्रन बल्कि सुप्रीम कोर्ट पर भी दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। कार सेवकों के शवों को गोधरा से अहमदाबाद लाने का फैसला हुआ। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने इसका विरोध किया। द नमो स्टोरी के लेखक के अनुसार मोदी सरकार के मंत्री हरेन पांड्या ने भी इसका विरोध किया था। 2003 में पांड्या की हत्या कर दी गई थी दोस्तों। इसके लिए उनके पिता ने मोदी को दोषी ठहराया। हालांकि CBI ने जांच के बाद मोदी को क्लीन चिट दे दी थी। शवों को गोधरा स्टेशन से अहमदाबाद लाया गया और विहिप को सौंपा गया। उस वक्त शहर में कर्फ्यू नहीं लगा था दोस्तों, और जल्दी ही अहमदाबाद में दंगे फैल गए। गुजरात के गोधरा कांड के बाद पूरे गुजरात में हुआ दंगा। गोधरा की घटना में 1500 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। इस घटना के बाद पूरे गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी और जान माल का भारी नुकसान हुआ। हालत इस कदर बिगड़े कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जनता से शांति की अपील करनी पड़ी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दंगों में 1200 लोगों की मौत हो गई थी दोस्तों। नानावटी आयोग की 1500 पन्नों की रिपोर्ट। 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में 59 कार सेवकों को जलाने की घटना के प्रतिक्रिया स्वरूप समूचे गुजरात में दंगे भड़क उठे थे। इसकी जांच के लिए 3 मार्च 2002 को सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज न्यायमूर्ति GT नानवती की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया।
न्यायमूर्ति केजी शाह आयोग के दूसरे सदस्य थे। शुरू में आयोग को साबरमती एक्सप्रेस में आगजनी से जुड़े तथ्य और घटनाओं की जांच का काम सौंपा गया, लेकिन जून 2002 में आयोग को गोधरा कांड के बाद भड़की हिंसा की भी जांच करने के लिए कहा गया। आयोग ने दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी, उनके कैबिनेट सहयोगी व वरिष्ठ अफसरों की भूमि की भी जांच की। आयोग ने सितंबर 2008 में गोधरा कांड और अपनी प्राथमिक रिपोर्ट पेश की थी। इसमें गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी गई थी। उस समय आयोग ने साबरमती एक्सप्रेस की बोगी संख्या 6 में आग लगाने को सुनियोजित साजिश का परिणाम बताया था। 2009 में जस्टिस शाह के निधन के बाद अक्षय मेहता को सदस्य बनाया गया। आयोग ने 45,000 शपथ पत्र व हजारों गवाहों के बयान के बाद करीब 1500 पेज की रिपोर्ट तैयार की। अब इस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखा गया। नानवटी कमीशन ने इन्हें क्लीन चिट दी और तमाम तरह के प्रोपेगेंडा जो न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में फैल गई, उसे उस सिरे से खारिज किया गया। इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि वहाँ पर कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया जो राज्य सरकार को नहीं करना चाहिए थे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सिलसिलेवार घटनाक्रम एक नज़र में। ठीक है दोस्तों, आपको डेट बाय डेट बताते हैं कि क्या हुआ था वहाँ पर। 27 फरवरी 2002 क्या हुआ दोस्तों, गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती ट्रेन के S6 कोच में आग लगाने से 59 से अधिक कार सेवकों की मौत हो गई थी दोस्तों। ठीक है, 28 फरवरी 2002 गुजरात के कई इलाकों में दंगा भड़काने से 1200 से अधिक लोग मारे गए। 3 मार्च 2002 गोधरा ट्रेन जलाने के मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ आतंकवाद निरोधक अध्यादेश पोर्टल लगाया गया। 25 मार्च 2002 केंद्र सरकार के दबाव की वजह से सभी आरोपियों पर से पोटा हटाया गया। 18 फरवरी 2003 गुजरात में भाजपा सरकार के दोबारा चुने जाने पर आरोपियों के खिलाफ फिर से आतंकवाद निरोधक कानून लगाया गया था। 21 सितंबर नवगठित संपर्क सरकार ने पोटा कानून को खत्म कर दिया और आरोपियों के खिलाफ पोटा आरोपों की समीक्षा का फैसला किया। ठीक है दोस्तों, 17 जनवरी 2005 यूसी बनर्जी समिति ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया कि गोधरा कांड महज एक दुर्घटना थी। 13 अक्टूबर 2006 गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा कि यूसी बनर्जी समिति का गठन अवैध और असंवैधानिक है, क्योंकि नानवटी शाह आयोग पहले से ही दंगे से जुड़े सभी मामले की जांच कर रहा है। 26 मार्च 2008 सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा कांड और फिर हुए दंगों से जुड़े 8 मामलों की जांच के लिए विशेष जांच आयोग बनाया। ठीक दोस्तों, 18 सितंबर नानवटी आयोग ने गोधरा कांड की जांच सौंपी। इसमें कहा गया कि यह पूर्व नियोजित षड्यंत्र था। 22 फरवरी विशेष अदालत ने गोधरा कांड में 31 लोगों को दोषी पाया, जबकि 63 अन्य को बरी किया। 1 मार्च 2011 विशेष अदालत ने गोधरा कांड में 11 को फांसी, 20 को उम्र कैद की सजा सुनाई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम आपको बताने वाले जो ब्रिटेन का जो अखबार है BBC, उसने नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक डॉक्यूमेंट्री पेश की है 2002 के दंगों के पक्ष में। ठीक है दोस्तों, क्या है अब मैं उसको आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबित हो जाएगी पर आपको पूरी सुन के जाना चाहिए दोस्तों, पूरी वीडियो देखना आप हमारी। ये देखिए दोस्तों, BBC डॉक्यूमेंट्री, PM मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री पर क्यों हो रहा विवाद, जाने मामले में अब तक क्या क्या हुआ। ठीक है दोस्तों, ये अमर उजाला खबर है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ठीक है, ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों की इस पर क्या राय है, ब्रिटेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर BBC ने ये भी डॉक्यूमेंट्री क्यों बनाई, ब्रिटेन की सरकार ने इस पूरे मसले पर क्या कहा, भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही, आइए समझते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए इस वक्त जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वो ऋषि सुनक हैं, जो भारतीय मूल के हैं। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU में PM मोदी पर बनी BBC की विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर जमकर बवाल हुआ। इस दौरान छात्रों के गुटों की ओर से पथराव होने के आरोप भी लगाए। हालांकि पुलिस की ओर से अब तक कोई बयान जारी नहीं किया गया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ब्रिटेन की मीडिया कंपनी BBC ने विवादित डॉक्यूमेंट्री पर शुरुआत से ही बवाल खड़े हो रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर ब्रिटेन में भारतीय मूल के लोगों में भी आक्रोश है। लोग इसे बड़ी साजिश का हिस्सा बता रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तक इस मामले में सफाई दे चुके हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर BBC ने भी ये डॉक्यूमेंट्री क्यों बनाई, ब्रिटेन की सरकार ने इस पूरे मसले पर क्या कहा, भारतीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, पहले जान लीजिए BBC डॉक्यूमेंट्री में क्या है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर BBC ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन शीर्षक से 2 पार्ट में एक नई सीरीज बनाई है। इसका पहला पार्ट मंगलवार को जारी किया गया है। इस सीरीज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुरुआती दौर के राजनीतिक सफर पर बातें की गई हैं। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ उनके जुड़ाव, भाजपा में बढ़ते कद और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति की चर्चा भी की गई है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, पूरे सीरीज में सबसे ज़्यादा चर्चा मोदी के मुख्यमंत्री रहते गुजरात में हुए दंगों का किया गया है। भारत में ये सीरीज नहीं प्रसारित हुई है, लेकिन लंदन समेत दुनिया के कई देशों में इसे BBC ने चलाया। इसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इसका दूसरा पार्ट 24 जनवरी को रिलीज किया जाना था। ठीक है दोस्तों, ब्रिटेन में BBC की इस डॉक्यूमेंट्री का जोरदार विरोध शुरू हो गया है। BBC के खिलाफ बड़ी संख्या में भारतीय लोगों ने ऑनलाइन याचिकाएं दायर की हैं। इसके अलावा ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय मूल के लोग अब BBC के सब्सक्रिप्शन को भी कैंसिल करवा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बड़ी संख्या में भारतीय और ब्रिटिश संस्थानों ने BBC के मैनेजमेंट और संपादक को पत्र लिखकर भी आपत्ति जताई है। लोगों का कहना है कि BBC जानबूझकर भारत और ब्रिटेन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। BBC की सोच पक्षतापूर्ण है। द रिच इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष गायत्री ने कहा था कि अगस्त 24 जनवरी को PM मोदी से जुड़ी इस डॉक्यूमेंट्री का दूसरा पार्ट आया तो लोग सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों का क्या कहना है। इसके लिए हमने लंदन में भारतीय समुदाय के हक की लड़ाई लड़ने वाले द रिच इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष गायत्री से बात की। गायत्री लंदन में साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में कंसल्टेंसी के लिए भी काम करती हैं।
उन्होंने कहा बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ऐसे वक्त आई है जब ब्रिटेन में पहली बार किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुना गया है। जब ऋषि प्रधानमंत्री चुने गए थे तब ब्रिटेन कई तरह की समस्याओं से घिरा था। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है तो दूसरी ओर देश में आर्थिक संकट का दौर था। ऋषि ने इन समस्याओं से निपटने के लिए कई तरह के ठोस कदम उठाए। अब हालात सामान्य होने लगे हैं। ऋषि के आने के बाद भारत और ब्रिटेन के रिश्ते और अधिक मजबूती की ओर बढ़ने लगे हैं। यही बात कई लोगों को रास नहीं आ रही। यही कारण है कि हिंदू और भारत विरोधी ताकतें किसी न किसी तरह से ऋषि सुनक की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। गायत्री 3 बिंदुओं में बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री को बड़ी साजिश का हिस्सा बताती हैं। ठीक है दोस्तों, ब्रिटेन देखिए, ब्रिटेन की ऋषि सुनक सरकार को अस्थिर करने की साजिश। गायत्री कहती हैं कि ब्रिटेन में लंबे समय के बाद ऋषि सुनक की अगुवाई में स्थिरता आई है। ऋषि ने देश को कई तरह के संकट से उबारने का काम किया है तो वह सीधे तौर पर उन पर निशाना नहीं साध सकते। ठीक है दोस्तों, ऐसे में विपक्षी दल ने यह तरीका अपनाया है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का ब्रिटेन की संसद में मुद्दा उठाने वाला पाकिस्तानी मूल का सांसद लेबर पार्टी से है। ऐसे में साफ है कि लेबर पार्टी और बीबीसी के इस डॉक्यूमेंट्री का निशाना भारतीय प्रधानमंत्री नहीं बल्कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं। इसके जरिए यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू असहिष्णु है। ठीक है, भारत ब्रिटेन ट्रेड डील निशाने पर। गायत्री कहती हैं भारत और ब्रिटेन के बीच एक बड़ी ट्रेड डील होने वाली है। संभव है बीबीसी ने अपनी इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए ट्रेड डील में ही रुकावट डालने की कोशिश की है। अगर ये डील हो जाती है तो इससे दोनों ही देशों को फायदा होगा। ऐसे में जानबूझकर इस तरह की डॉक्यूमेंट्री करवाई गई हो। ठीक है दोस्तों, रोकना पड़ेगा। ठीक है, बाकी हम अगला वीडियो जल्द लाएंगे। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय।